Hello aspirants, welcome to the anthropology class. Today I am going to explain you how to study anthropology for civil services. I'll give you a scientific strategy. After a thorough research, I have come up with some steps that may help you in your optional studies. ऐसे सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी लेकर अपना सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, उनके सारे एक्सपीरियंसेस को आज मैं गैदर करके ये वाला वीडियो बना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टेप 1 जो हमारा है, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी जीएस पेपर स्टार्ट योर ऑप्शनल। मतलब कि जब आप कोई भी जीएस पेपर शुरू करते हो प्रिपरेशन करना, फर्स्ट अपने ऑप्शनल पेपर को ख़त्म कीजिए। कोई स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसा देखा जाता है एग्ज़ाम्स में कि जो ऑप्शनल पेपर होता है वो सारे पोस्ट के लिए नहीं रहता। तो पहले डिसाइड कीजिए कि आपको ऑप्शनल पेपर देना है कि नहीं। अगर देना है तो बहुत पहले स्टार्ट कीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए फॉर 2 to 3 months, उससे ज़्यादा नहीं। पर जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपके सामने हो उसके 1 month पहले आप थोड़ा इसको रिवाइज कर सकते हैं ऑप्शनल पेपर को, तो इससे आपका रिविजन अच्छे से हो जाएगा। और 2-3 months के बाद आप अपना जो जीएस पेपर है, जो कंपलसरी पेपर है, उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे। अब चलते हम स्टेप 2 पर। तो हमको पहले मेंटल प्रिपरेशन का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अरे एंथ्रोपोलॉजी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कोई स्कोर बनाने के लिए इसमें आ जाता है, ये ऑप्शनल ले लेता है। कोई सोचता नहीं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ले लेता हूँ। तो ये आप मत सोचिए। आप पहले देखिए कि आप एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसका एक जनरल आइडिया पहले देख लीजिए, और कैसे इसके ब्रांचेस क्या है, क्या क्या इसमें टॉपिक्स है, ये सब आप जनरल आइडिया, वो कहते हैं ना बर्ड्स व्यू, ठीक है, तो वो आप देख लीजिए पहले। आर यू रेडी टू टेक एंथ्रोपोलॉजी एज ए ऑप्शनल? तो ये सब देखने के बाद आप सोचिए, आप अपने आप को टाइम दीजिए कि आर यू रेडी, ये एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेने के लिए आप तैयार हो कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बीच में छोड़ रहे हो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ के, अरे मेरे से नहीं हो रहा है तो आप बीच में छोड़ रहे हो, दूसरे ऑप्शनल पे जा रहे हो, ये नहीं करना। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि हाँ मैं रेडी हूँ एंथ्रोपोलॉजी के लिए। ये आप फॉर्म फिलअप करने से पहले ही देख लीजिए। ठीक है, जो आप सिविल सर्विस के फॉर्म फिलअप कर रहे हो उससे पहले ही आप इसको सोच लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। और जब प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दिया है, 1-2 months हो गया है, उसके बाद आप पीछे मुड़ के मत देखिए। नेवर लुक बैक, ओके, गो फॉर इट। जो भी होगा देखा जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन रखिए कि आपसे हो जाएगा। सबसे हो रहा है, आपसे क्यों नहीं होगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी अगर आपने ले लिया है तो आप इसको कंटिन्यू कीजिए। अब चलते हैं हमारे स्टेप 3 में, गेट द सिलेबस। तो सिलेबस तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम हो। सिलेबस थॉरो रखना, थॉरो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस पहले आप डाउनलोड कीजिए, गो थ्रू द सिलेबस के अंदर जाइए, देखिए क्या क्या सिलेबस में टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको सुविधा हो कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिलेबस से थोड़ा इंटरकनेक्ट अप कर पाओ। ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ आप थोड़ा इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लीजिए कि कितना मार्क्स कितने पेपर में है। और एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 पेपर में डिवाइडेड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अब आपने जब सिलेबस देख लिया है, अब आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जहाँ से आपको भी मिलता है डाउनलोड या खरीद कर, कुछ भी आप ले लीजिए। उसके बाद उस पेपर में देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चंस पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों देखिए, कैसे कैसे क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। सिलेबस और क्वेश्चंस में कितना रेलिवेंट है, मतलब दोनों कितना रिलेवेंट है एक दूसरे के साथ, कितना सिमिलैरिटीज़ है। क्वेश्चन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, शॉर्ट नोट आया है वो देखिए, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं वो देखिए, क्वेश्चन कैसे डिवीजन हुआ है वो देखिए। ठीक है, तो पहले रिसर्च करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसर्च के बाद हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हमारा स्टेप 5 आता है, गुड बुक्स। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो है उसको पढ़ने के लिए बुक्स की बहुत आवश्यकता है, बुक्स की बहुत ज़रूरत है। अच्छे अच्छे राइटर्स, अच्छे अच्छे सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स के लिए जो बुक्स बनाए गए हैं वो सारे बुक्स आप फॉलो कीजिए। ठीक है, फॉरेन राइटर्स के बुक्स ना फॉलो करें तो अच्छा है। आप जितने सारे इंडियन ऑथर्स के बुक्स हैं जो कि वो सिविल सर्विसेज के लिए बनाए हैं, या कोई भी स्टेट सिविल सर्विस हो, यूपीएससी हो, बनाया गया है, वैसे बुक्स आप फॉलो कीजिए। ठीक है, बुक्स के लिस्ट मैं कोई और वीडियो में दे दूंगी, आज मैं आपको बस प्लानिंग बता रही हूँ।
हमारा आता है स्टेप 6, चॉक आउट द कॉमन क्वेश्चंस दैट फ्रिक्वेंटली कम इन एग्जाम्स। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हो, आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट आए हैं वो सब क्वेश्चन आप पहले मार्क कीजिए। ओके, जब आप मार्क कर लोगे उसके बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमको पहले पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमको बाद में पढ़ने हैं। ओके, तो जो जो बहुत बार रिपीट होता है वही एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। और जो जो रिपीट नहीं होता है, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर के दिमाग में बस उसी टाइम आया है कि उससे कुछ दिन पहले आया है। ठीक है, तो इसीलिए उसने दिया है। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ऑलवेज स्टैटिक रहते हैं, वो आते ही हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैसे हम इसको याद करें, आंसर्स को हम कैसे याद करें, हाउ टू मेमोराइज। तो फर्स्ट जो कॉमन क्वेश्चंस आपने चॉक आउट किए हैं, पहले जो मार्क किया है कॉमन क्वेश्चन को, उसमें से आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत इजी हैं, आपके लिए बहुत इजी है, या आप जो सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, जो सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड है, जो स्ट्रीम आपका बैकग्राउंड है, उसके साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कॉमर्स हो, वो अच्छे से एंथ्रोपोलॉजी में घुल मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप पहले ईजीएस्ट क्वेश्चन को देखिए, पहले उसको करने की कोशिश कीजिए। अब ये स्टेप उनके लिए है जिनको बुक से समझ नहीं आ रहा है, बुक उनको समझा नहीं पा रही है, क्योंकि बुक से के जो लैंग्वेज होते हैं वो थोड़े ऑथर ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो फिर आपको उस वक्त एक टीचर की ज़रूरत है जो आपको एक्सप्लेन कर सके सारे थ्योरी पोर्शन, या जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे पोर्शंस, कुछ डायग्राम्स होते हैं जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। तो उनके लिए टीचर है। अब टीचर ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। जिसका लेक्चर आपको पसंद आए, जो आपको सही लगे, आप उसके पास जाइए, उसको फॉलो कीजिए। पर जब आप जिसको भी फॉलो करते हो उसको पूरे दिल से फॉलो कीजिए, उस पर पूरा फेथ बनाए रखिए। वो जो बोल रहा है, बोल रही है, आप उसको मानिए, आप उसको सुनिए। क्योंकि ये जो वीडियोस डाले जाते हैं ना, तो ये सब ना ऐसे बिना रिसर्च किए वीडियोस नहीं रहते हैं। ठीक है, तो आप उसको मानने की कोशिश कीजिए, और अगर नहीं आप मानते हो तो उसको फॉलो ही मत कीजिए। अब हम चलते हैं स्टेप 9 में। ये जो स्टेप है ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कितना भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, चाहे वो कितना भी एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो कितना भी डल स्टूडेंट हो, ये सबको करना पड़ेगा। राइट, राइट एंड राइट। जितना आप लिखोगे उतना आपको चीज़ें समझ आएंगी, उतना आपको चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, जब आप लिखते हो आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहती है, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है, आपको पता होता है कि कौन से पॉइंट्स हमको हाईलाइट करने हैं, कैसे हमको पॉइंट्स में लिखना है, कौन से पॉइंट हमको छोटे लिखने हैं, कौन से पॉइंट हमको बड़े लिखने हैं, कहाँ मेरा वर्ड लिमिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, कहाँ मुझे वर्ड लिमिट को कम करना है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ के गए, आपने नोट्स कलेक्ट कर लिया, पढ़ लिया, पर आप लिखे नहीं एक बार भी, और जाके एकदम एग्जाम के टाइम में ऑन द टेबल लिख रहे हो, तो दैट डजंट वर्क। ओके, यू हैव टू राइट एंड राइट एंड राइट। अब हमारा लास्ट स्टेप है रिमेंबर डेफिनेशंस, डायग्राम्स एंड एग्जाम्पल्स। इतना कुछ करने के बाद, ठीक है, जब आपने लिखना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब आपको बहुत नॉलेज आ गया है एंथ्रोपोलॉजी में, इसीलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब आपने इतना नॉलेज गैदर कर लिया है, अब आप देखोगे कुछ ऑथर्स के डेफिनेशंस एंथ्रोपोलॉजी में रहते हैं। सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी में नहीं, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, वहाँ पर ऑथर्स के डेफिनेशंस रहते हैं। और फिर डायग्राम्स रहते हैं कुछ एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे बायोलॉजी पार्ट में कुछ डायग्राम्स रहते हैं, फिर प्री हिस्ट्री पार्ट में कुछ डायग्राम्स रहते हैं, सोशल में भी कुछ रहते हैं। तो डायग्राम्स आपको याद करना ज़रूरी है, लेबलिंग, उस डायग्राम का लेबलिंग उसमें याद करना ज़रूरी है। और जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, एग्जाम्पल्स आपको कुछ याद करने होंगे और कुछ आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, खुद आप इतना ऑब्जर्व कीजिए आपके आसपास के सराउंडिंग को, जो न्यूज़ में आ रहा है, जो करंट अफेयर्स में आ रहा है, या आप कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स देख रहे हो, उसमें कोई राइट्स, कोई रिचुअल, कोई प्रैक्टिसेस के बारे में फिल्म्स आ रहा है, ये सब को आप देखिए, ये सब को ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि थ्योरी तो हर कोई लिखेगा,
पर जो डिफर कर जाएगा वो है एग्जाम्पल। आप भी थ्योरी लिख रहे हो, आपके पास वाला भी थ्योरी लिख रहा है, ठीक है, पर आपका जो एग्जाम्पल होगा उसके साथ मैच नहीं करेगा, और यही आपका क्रेडिट है, ठीक है, और यही उसका भी क्रेडिट है कि उसका एग्जाम्पल आपसे अलग है, आपका एग्जाम्पल उससे अलग है। ये बात याद रखिए कि आप जब ये एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो, इंटरव्यू होने के बाद आप एक सिविल सर्वेंट हो गए। तो एक सिविल सर्वेंट जब हो गए आप, तो उसी की तरह प्रिपरेशंस भी रखिए। तो ऐसे ही आप अपना प्रिपरेशन कैरी ऑन रखिए। जो जो मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप लोगों को मैंने आज एक प्लानिंग बता दी है। इसके बाद मैं एक बुक लिस्ट आप लोगों को दे दूँगी। आप वो बुक लिस्ट अगर हो सके तो आप ले लेना, और कोई भी डाउट्स हो आपको, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई दे दूँगी। आप लोग कमेंट्स कीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।